हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका केडी क्लासेस में। अभी तक के वीडियो सेशन में हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन कर रखा है। अब हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 को। तो 51 में हम देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 51 में पूछा जा रहा है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल डिवाइड इनटू। जो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो डिवाइडेड होती हैं, वो किस डिवीजन के द्वारा मतलब विभाजन करेंगे। तो इसमें मियासिस होगा, माइटासिस होगा, या फिर दोनों प्रोसेस होती हैं, या फिर ननापतीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सोमैटिक सेल होती हैं उसमें हमेशा माइटोटिक डिवीजन होता है। हमने आपको बताया होगा कि जो मियोसिस डिवीजन होगा वो केवल जर्म सेल के अंदर होता है, माइटोसिस वाला केवल सोमैटिक सेल के अंदर होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। 52 में पूछा जा रहा है सेल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन द सेल। कोशिका विभाजन की क्रिया कब होती है। तो इसमें दिया है इज हैप्लॉयड, जब कोशिकाएं हैप्लॉयड हों तब सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी। बिकम डिप्लॉयड, जब ये डिप्लॉयड हो जाएं। अटेन्स ऑप्टिमम ग्रोथ, जब इनमें प्रॉपर वृद्धि हो जाए तब ये डिवीजन करेंगे। इसके अलावा इसमें है एनी टाइम, मतलब किसी भी समय विभाजन हो सकता है। तो जो सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, आपको पता है कि जब सेल का साइज बढ़ेगा, इसमें जो इसका KI होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होगा, जब ये बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन की वजह से जो साइटोप्लाज्म होगा वो ग्रो कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब परिणाम के तौर पे क्या होगा कि जो कोशिका होगी उसमें कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक होगा दोनों के बीच का रिलेशन टूटने लगेगा। इस वजह से कोशिका में डिवीजन होता है। तो सेल में डिवीजन का जो इम्पॉर्टेंट रीजन है, मुख्य कारण है, वो क्या है, उसमें ऑप्टिमम उसकी ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53। इसमें पूछा जा रहा है बिफोर सेल डिवीजन द इंटायर DNA कंटेंट ऑफ सेल गेट्स डबल्ड ड्यूरिंग इंटरफेज। दिस डबलिंग टेक्स प्लेस, मतलब जो कोशिका विभाजन की जो क्रिया होती है उसके ठीक पहले जो DNA कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है इंटरफेज के अंदर ही। ये जो क्रिया होती है वो कब होती है। तो इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन थ्रू आउट द इंटरफेज, पूरी इंटरफेज में होती है। इसके अलावा एट द बिगनिंग ऑफ इंटरफेज की शुरुआती दौर में होता है। इसके अलावा दिया है एट द एंड ऑफ इंटरफेज के ठीक समाप्त होने के बाद ये स्टेज होती है। या फिर इसमें जो ऑप्शन है सम वाट ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द इंटरफेज, मतलब जो इंटरफेज की मध्य अवस्था होती है उसके अंदर होता है। तो इसका जो इंटरफेज है, इंटरफेज हमें पता है G1, S और G2, ये 3 स्टेज को इंटरफेज कहते हैं। तो हमें पता है कि जो DNA होगा, DNA का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन वो S फेज के अंदर होता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, G1 पहली फेज हो गई, S दूसरी हो गई और G2 तीसरी हो गई। तो इसमें जो S फेज है वो मिडिल में आ रही है, मध्य में आ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समवेयर ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द इंटरफेज, मतलब इंटरफेज के मध्य में होगा, अर्थात यस फेज के अंदर होगा DNA का डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है सेल साइकिल इज डिविजिबल इनटू। कोशिका चक्र जो होता है वो दिखता है। इसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में सेल साइकिल का पता चलता है, इंटरफेज एंड प्रोफेज में पता चलेगा। इसके अलावा इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज में, या फिर यम फेज और यस फेज के बीच में क्लियर होता है। तो कब ये सेल साइकिल का पता चलता है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इंटरफेज और कैरियोकाइनेसिस जो होती है, इसी को कॉमन रूप से इंटरफेज और माइटोटिक फेज, जो ऑप्शन नंबर सी है ये एग्जैक्ट है। तो इंटरफेज और कैरियोकाइनेसिस को ही कॉमन रूप से हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। इंटरफेज में G1, S, G2 और माइटोटिक फेज में ऑलरेडी यम फेज। तो इन्हीं को कॉमन रूप से हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस को अगर हम देखेंगे तो इसमें इसे हम लोग नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा इंटरफेज और प्रोफेज, मतलब बाकी के ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सबसे एग्जैक्ट आंसर है इसका, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज।
क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेज इन सेल साइकिल इज। कोशिका चक्र का सही सीक्वेंस क्या है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आप कह सकते हैं चुटकुले जैसा है ये क्वेश्चन, एकदम नॉर्मल है। आप इसे बड़े आराम से इसे टिक कर सकते हैं। आपने कई बार पढ़ा है कि जो कोशिका चक्र होता है उसका सही क्रम क्या है, G1 S G2 और M। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, G1 S G2 M फेज। ये सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम विद विजिबल सेंट्रोमियर अकर्स ड्यूरिंग। जो सेंट्रोमियर होते हैं वो विजिबल होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ये किस फेज में होता है? G1 में होगा, G2 में होगा, S में होगा या फिर M फेज के अंदर होगा। तो इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो विजिबल होता है। अगर आप देखेंगे तो M फेज के अंदर जो सेंट्रोमियर होते हैं वो विजिबल होते हैं, क्योंकि आप ध्यान दीजिए G1 फेज, G2 फेज, S फेज तो इंटरफेज हो गई। तो इसमें जो सेंट्रोमियर दिखाई देगा वो जनरली डिवीजन की प्रोसेस तो शुरू होती है M फेज के अंदर, तो सेंट्रोमियर M फेज में ही दिखेगा, क्योंकि इसके पहले की जो फेज है इसमें सेल का शेप साइज बढ़ेगा। उसके अलावा क्रोमोसोम नंबर और जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो केवल डबल होंगे। सेंट्रोमियर हमें M फेज के अंदर ही दिखेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, M फेज। 57 में पूछा जा रहा है सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन। जो RNA और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो किस में होती है? M फेज के अंदर होती है, S फेज के अंदर होती है, इसके अलावा G1 में या G1 और G2 फेज के अंदर होती है। तो 57 में अगर आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए S फेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल डबल होता है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है RNA और प्रोटीन पूछा जा रहा है। तो RNA एक तरह से क्या है, ये DNA के रेप्लिकेशन के थ्रू ही बनता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो प्रोटीन है ग्रोथ फैक्टर है, तो इसमें ग्रोथ फैक्टर के बेसिस पे अगर आप देखिएगा तो जो RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वो G1 और G2 फेज में होगा। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, G1 एंड G2 फेज। क्यों? क्योंकि G1 को फर्स्ट ग्रोथ फेज और G2 को सेकेंड ग्रोथ फेज कहते हैं। और आपको पता है कि प्रोटीन क्या है, ग्रोथ फैक्टर का काम करता है। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? G1 और G2, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा जा रहा है माइटोसिस इज। माइटोसिस है, कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर है, बोथ A एंड B। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस भी होता है, साइटोकाइनेसिस भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसके बाद 59, क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें पूछा जा रहा है एक कंपेयर टू मियोसिस इन माइटोसिस। मियोसिस और माइटोसिस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो इसमें अगर हम देखेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर, मतलब दोनों में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, ये गलत ऑप्शन है। इसके अलावा डॉटर हैव हाफ क्रोमोसोम नंबर। तो जो मियासिस होगा उसमें डॉटर सेल के पास तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, पर माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में है टीलोफेज स्टेज इज ऑप्शन, तो ये तो सरासर गलत है। ये मियासिस और माइटोसिस दोनों में होता है। इसके बाद है प्रोफेज इज शार्टर। तो प्रोफेज जो स्टेज होती है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्रोफेज स्टेज जो मियासिस की होती है वो लंबी होती है, जबकि जो माइटोसिस की प्रोफेज स्टेज होगी उसके कंपेयर में शार्ट हो जाएगी। तो कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करेंगे तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर, तो पेयरिंग वगैरह इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो पेयरिंग नहीं होती है न मियासिस में न ही माइटोसिस में। और दूसरा कह रहा था कि डॉटर हैव हाफ क्रोमोसोम नंबर, तो डॉटर्स सेल जो होती है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ये मियासिस और माइटोसिस में अगर देखेंगे तो ये डिफरेंस है, लेकिन इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 को। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 60 है, हाँ 60 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 60 है इसमें पूछा जा रहा है द सेलुलर स्ट्रक्चर विच ऑलवेज डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस और मियासिस। मतलब कोशिका जो मियासिस और माइटोसिस में ऐसा कौन सा कोशिका की संरचना है जो गायब हो जाती है?
तो ये तो काफ़ी सिंपल है। इसमें प्लास्टिड गायब होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गायब होती है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही कहा जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, चाहे वो मियासिस की प्रोसेस हो या फिर माइटोसिस की प्रोसेस हो। ये आपने कई बार पढ़ा होगा, देखा भी होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा जा रहा है, क्रोमोसोम आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ डिवीजन स्पिंडल इन। तो जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे दिखाई देता है, इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाता है। ऐसा किस स्टेज में होगा? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या फिर टीलोफेज के अंदर होता है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर है, ये आपको पता है कि जो मेटाफेज स्टेज होती है इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 में पूछा जा रहा है, क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड बेस्ट एट द स्टेज ऑफ। क्रोमोसोम को हम किस स्टेज में काउंट कर सकते हैं? तो क्रोमोसोम को काउंट करने की जो सबसे बेस्ट स्टेज होती है वो मेटाफेज होती है। प्रोफेज में नहीं होगा, एनाफेज में भी नहीं होगा, टीलो में भी नहीं होगा। इसमें आपको पता है कि जो मेटाफेज स्टेज होती है इसी में हम लोग क्रोमोसोम को क्लियरली देख सकते हैं, तो काउंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा जा रहा है, द बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व द शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज। तो क्रोमोसोम का शेप, साइज और नंबर को क्लियरली स्टडी करने के, तो सेम इसका आंसर वही होगा, मेटाफेज स्टेज ही इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि हम मेटाफेज स्टेज में ही क्रोमोसोम नंबर का शेप, साइज और इसमें नंबर वगैरह सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, पूछा जा रहा है, स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ। स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं? क्या ये प्रोटीन के बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं, सेलुलोज के या फिर पैक्टिन के बने होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, न कि बाकी लिपिड, सेलुलोज और पैक्टिन के। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन प्रोटीन के द्वारा होता है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। जो माइटोटिक स्पिंडल होता है वो मेनली किससे बना होगा? प्रोटीन से बना होता है। तो इसमें एक्टिन होता है या फिर एक्टोमायोसिन होता है, ट्यूबुलिन होता है या मायोग्लोबिन होता है। तो इसके अंदर ये जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन में कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? एक्टिन होगा, एक्टोमायोसिन होगा, ट्यूबुलिन होगा या फिर मायोग्लोबिन होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्यूबुलिन। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। तो जो स्पिंडल फाइबर बनता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा बना होता है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है, द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम अकर्स इन। जो डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है वो किस में होगा? बिगनिंग ऑफ एनाफेज में, मेटाफेज में, लेटर प्रोफेज के अंदर या फिर अर्ली प्रोफेज के अंदर होगा। तो 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें सेपरेशन पूछा जा रहा है तो सेपरेशन हमें पता है कि ये बिगिनिंग ऑफ एनाफेज में होगा। तो एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरह से वो सेपरेट होने लगते हैं, सेंट्रोमियर के थ्रू ये क्या करते हैं, ऐसे किनारे की तरफ जाने लगते हैं और इनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होने लगता है। तो एनाफेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द बिगिनिंग ऑफ एनाफेज। 67 में पूछा जा रहा है, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल्स। मतलब जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है इसमें क्रोमोसोम सेपरेट करके अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। तो ये किस स्टेज में होता है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज के अंदर। तो हमें पता है ये किस प्रोसेस के अंदर होगा, एनाफेज के अंदर होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 को। 68 में क्या पूछा जा रहा है? 68 में पूछा जा रहा है, माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज। माइटोटिक एनाफेज की जो प्रोसेस होती है मेटाफेज से डिफरेंस होती है इन पोजिशनिंग। किस कंडीशन में या किस पोजीशन में इनमें डिफरेंशिएशन होता है? तो इसमें दिया गया है, सबसे पहला ऑप्शन है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। फिर उसके बाद है सी में है, कह रहा है हाफ
द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। ऑप्शन नंबर डी में पूछा जा रहा है, बता रहा है कि द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। तो इसमें क्वेश्चन को आप एक बार फिर से ध्यान से अगर देखेंगे तो माइटोटिक की एनाफेज में पूछा जा रहा है। माइटोटिक फेज की एनाफेज में डिफरेंस होता है। एनाफेज में माइटोटिक की एनाफेज में डिफर होता है मेटाफेज की कंडीशन में क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो एनाफेज में जो कंडीशन होगी इसमें अगर हम देखेंगे तो जनरली इन दोनों के अंदर जो होगा इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो सेम रहते हैं। क्रोमोसोम नंबर में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, लेकिन जो क्रोमेटिड होते हैं वो आधे आधे हो जाते हैं। तो ये माइटोसिस में ऐसा होगा। तो यहाँ पे जनरली अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मेटाफेज में क्रोमोसोम ऐसे बीच में रहता है और बाद में ये क्रोमेटिड के थ्रू सेपरेट करके दोनों अपोजिट पोल की तरफ में मूव करता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, जबकि क्रोमेटिड इसमें आधे हो जाते हैं। अगर यही मियोसिस होता तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर और क्रोमेटिड दोनों ऑलरेडी हाफ होते, कम होते। क्वेश्चन नंबर 69 है, एनिमल सेल्स अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय। एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस किसके थ्रू होती है? फरो के द्वारा होती है, सेल प्लेट के द्वारा होती है, दोनों के द्वारा होती है, या फरोइंग एंड फॉलोड बाय द डिपोजिशन इन स्पेशल मटेरियल्स। तो ये आपको थ्योरेटिकल जो टॉपिक था उसमें बताया गया है। इसके अलावा इससे रिलेटेड हमने पहले भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है। तो जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल के अंदर फरो का फॉर्मेशन होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, सेल प्लेट बनती है। तो यहाँ पे जो एनिमल सेल होगी वो फरो के थ्रू क्या करती है, डिवाइड करेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे हम लोग। 70 में पूछा जा रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस लाइज इन। माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या महत्व है, माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें सबसे पहला दिया जा रहा है, प्रोड्यूसिंग सेल्स जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट सेल, ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दूसरा कह रहा है, अकरेंस इन एनर्जी टिश्यू ऑफ बॉडी, तो इसमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, ये इनकरेक्ट है। इसके अलावा दूसरा सी नंबर पे कह रहा है, इंक्रीजिंग सेलुलर मास, ये भी गलत है। इसके अलावा शिफ्ट डिवीजन, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 71 में पूछा जा रहा है, माइटोसिस डिफर फ्रॉम मियोसिस इन। माइटोसिस और मियोसिस में दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो मियोसिस और माइटोसिस के अंदर अगर हम देखेंगे तो दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन में ये बेहतर होगा कि हम ऑप्शन पढ़ें, फॉर्मिंग 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो जो मियोसिस होगी उसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं, सही बात है। दूसरा कह रहा है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड दियर सब्सिक्वेंट सेपरेशन, तो ये थोड़ा कम सही लग रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका ये इनकरेक्ट है। और उसके अलावा तीसरा कह रहा है, डबलिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड ईच पेयर शोविंग 4 क्रोमेटिड्स, ये भी गलत ऑप्शन है। तो ये ऊपर के तीनों गलत हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर तब एक ही बच रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड सब्सिक्वेंट सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेट्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, और जो मियोसिस की प्रोसेस होगी इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो डुप्लीकेट क्रोमोसोम, सब्सिक्वेंट सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेट्स, तो ये ऑलरेडी क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं। तो जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं वो हैप्लॉयड हो जाते हैं मियोसिस में, जबकि जो माइटोसिस होती है उसमें डिप्लॉयड का डिप्लॉयड रहता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 72 में पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स इज 6। अगर पॉलन ग्रेन के अंदर कोई एक पॉलन ग्रेन है, उसके अंदर 6 गुणसूत्र हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर 6 गुणसूत्र हैं। व्हाट शैल बी दियर नंबर इन लीफ सेल्स, मतलब लीफ की कोशिका के अंदर, पत्ती की कोशिका के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। पॉलन ग्रेन क्या है, एक तरह का गैमेट सेल है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर टोटल 6 क्रोमोसोम बता रहे हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर 6 क्रोमोसोम है। अब ये पॉलन ग्रेन क्या है, गैमेट सेल है, तो n मीन्स 6 हो गया। और जो लीफ होता है, लीफ क्या है, 2n है। इसका मतलब हमें सिंपल 6 × 2 कर लेंगे तो बराबर में कितना आ गया, 12 हो गया। वैसे भी आप डबल कर देना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि लीफ डिप्लॉयड है और पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड होता है। तो हैप्लॉयड में 6 है तो डिप्लॉयड उसका डबल हो जाएगा, सिंपल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। मियोसिस अकर इन, मियोसिस की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है? लीवर के अंदर होगी, किडनी के अंदर, गोनैड के अंदर, या फिर ब्रेन के अंदर? तो लीवर, किडनी और उसके अलावा ब्रेन, ये सब सोमैटिक सेल ऑर्गेनेल होते हैं और इनका किसी भी तरह से इनमें माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। जबकि जो गोनैड है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसके अंदर केवल मियोसिस होगा। और हमें पता है मियोसिस हमेशा जर्म सेल के रिस्पेक्ट में होता है, जर्म सेल में होगा, तो गोनैड्स के अंदर जर्म सेल होती हैं, तो इनमें मियोसिस होगा। 74 में पूछा जा रहा है मियोसिस होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन। तो इसको इसमें आपने नोट किया था कि जो मियोसिस होता है इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड की बजाय हैप्लॉयड हो जाते हैं, बस यही कारण है। इसके अलावा 75 में पूछा जा रहा है, बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन कराएंगे, 75 को भी यही देख लेते हैं बस। द फॉलोइंग डायग्राम शोज मॉडिफिकेशन ऑफ द मियोसिस। फर्स्ट आइडेंटिफाई ए बी सी डी। तो ए बी और सी डी को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें ए बी सी डी को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें अगर हम जनरल वे में देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें जो सबसे पहला फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोफेज को, और जो दूसरा है ये मेटाफेज को, क्योंकि क्रोमोसोम लगभग बीच में है, और जो ये वाला है ये एनाफेज को, और डी वाला जो है ये ऑलरेडी टीलोफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका सही सीक्वेंस इसमें प्रोफेज ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो बचा हुआ होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।